वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रोहित श्रॉफ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या पकाने वाला हूं हाउएवर यू ऑल टेक इट योर पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड अ प्रोफेशनल एथिक्स। माय फ्रेंड्स, थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर्स हमने सारी चीज़ माइन्यूटली कवर की है। सारे लेक्चर्स में हमने केस स्टडीज डाले हुए हैं, पास्ट क्वेश्चंस डाले हैं, तो सारी चीज़ें इस लेक्चर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है। अरे सर, बोलते सब है कि सब कुछ हो जाएगा, बट जब हम वीडियो लेक्चर्स के बाद कर देखते हैं तो सर आरटीपी के क्वेश्चंस अलग दिखते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अलग दिखते हैं, कितने सारे केस स्टडी दिखते हैं। और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आखिरी दिन पे हम इतनी सारी चीजें पढ़ ही नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, करें तो क्या करें? आप बोलते हो सब हो जाएगा, बट सर सब नहीं होता है। क्या आपको भी यही सारे डाउट्स थे? कंप्लीटली वैलिड माय फ्रेंड्स। जब मैं भी स्टूडेंट था मुझे भी यही सारी दिक्कतें आती थी। इसलिए ये वीडियो लेक्चर्स बनाने में मैंने वो पूरी कोशिश की है कि जो भी दिक्कतें आपको आती है या जो दिक्कतें मुझे एज ए स्टूडेंट आती थी उसे मैं एलिमिनेट करूं। सबसे पहली दिक्कत होती थी सब लेक्चर समाप्त होने के बाद आरटीपी। अरे सर, इतने सारे क्वेश्चंस आरटीपी के 6 अटेम्प्ट, ठीक है, हर एक चैप्टर में कितने सारे सब क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस, काफी चीजें नहीं दिखती है, तो क्या करें? हर चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं यहाँ पे आपको आरटीपी कराऊंगा। यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट। मैंने चैप्टर वाइज आरटीपी कंपाइल की है। सो इन केस इफ यू आर डन विद प्रोफेशनल एथिक्स, चैप्टर समाप्त होते ही हम प्रोफेशनल एथिक्स के आरटीपी के पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपी के सारे क्वेश्चंस यहीं पे डिस्कस करेंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट कि सब समाप्त होने के बाद हम आरटीपी करें। जैसे ही कंपनी ऑडिट हो गया, हम कंपनी ऑडिट के भी साथ ही साथ क्या करेंगे? आरटीपी क्वेश्चन। सो फॉर एवरी चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज कंपाइल किया है, जिसका आपको एक सॉफ्ट कॉपी दे दिया जाएगा। बट हर एक चैप्टर के बाद हम उस चैप्टर के 5 अटेम्प्ट्स के क्या करेंगे? आरटीपी। वैसे ही जैसे नए अटेम्प्ट्स आते जाएंगे, नई आरटीपी रिलीज होती जाएंगे, उसके लिए भी हम रिवीजन लेक्चर्स और नए वीडियो लेक्चर्स आपको देते जाएंगे। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई यूज्ड टू फेस वाज, ठीक है, आरटीपी तो हो गई, बट काफी सारे पास क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं यार, टेक्स्ट बुक में तो कम दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस ही दिए हैं, पास्ट में तो भाई 100 है, बट वो 50 ऐसे होते थे भाई जो इन अ वे रिपीटेटिव होते थे। बट फिर भी एज अ स्टूडेंट मुझे लगता था नहीं नहीं यार, मेरा कुछ तो रह गया है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई हैव एडेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हमारी बुक में जो है उससे भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं और यहाँ पे वो सारे केस स्टडी आपके साथ डिस्कस किए। डोंट वरी माय फ्रेंड्स, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी आपको प्रिंटेड नोट्स दी जाएगी। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हो, क्या आप जब क्या देख रहे हो? क्वेश्चन आंसर्स, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप समरी नोट्स देखें हमारी। समरी नोट्स में मैंने वो एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। थर्ड थिंग, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था कि भाई सारी चीजें हमने इतनी सारी कर ली, बट आखिरी दिन पे हम रिवाइज कैसे करें? इज इट गोइंग टू बी ह्यूमनली पॉसिबल? नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए एक समरी नोट्स डिवाइस की है माय फ्रेंड्स। यस, समरी नोट्स, जिसको आप आखिरी दिन पे बहुत आसानी से क्या कर पाओगे? रिवाइज कर पाओगे। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि वो सारी चीजें मैं आपके लिए करूं। इसको छोड़ के भी आगे अगर कोई अमेंडमेंट्स आते हैं, हम उसके लिए आपके लिए नए वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। साथ ही साथ भाई आपका जब भी अटेम्प्ट होगा, आई अंडरस्टैंड कि भाई इतने टाइम में आप शायद इतनी सारी चीज़ें भूल जाओ, तो हम इसके लिए वापस एक बार एक शॉर्ट में क्या बनाएंगे आपके लिए? एक रिवीजन लेक्चर्स, जिसे देखते ही आपको स्टार्ट टू एंड हमने जो पढ़ा है सारी चीज़ें एक समराइज्ड वे में आप रिवाइज कर पाओगे। सो एवरीथिंग दैट यू हैव नीड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इंक्लूड इट। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो भाई हम एक जूम हेल्पलाइन के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जो 24 आवर्स है, जिसके ऊपर आप मैसेज करके हम तक पहुंच सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो हर एक चीज़ है आपके पास, बस एक ही चीज़ चाहिए आपके पास से, डटे रहिए, बने रहिए, स्टार्ट टू एंड मेरे साथ रहिए। आई एंश्योर कि आपके ये सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लूँगा। आई अंडरस्टैंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि प्रोफेसर पढ़ा के चला जाता है, फिर वो मेमोराइज करने की, सारी चीज़ें करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट ए स्टूडेंट फेसेस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए करूँ, बट लेकिन चाहिए क्या? आपका साथ स्टार्ट टू एंड। तो प्लीज डटे रहिए, बने रहिए, एंड वी विल रियली एंजॉय द सब्जेक्ट एंड स्कोर रियली वेल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले चैप्टर से। थैंक यू। वेलकम माय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और मैं हूं यहाँ पे आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर रोहित श्रॉफ। ठीक है, हम आगे बढ़े उसके पहले एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज 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 टेक डाउन योर लेक्चर्स along with the videos. प्लीज सारी नोट्स को अच्छी तरह से लिखिए. मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, आपको नोट्स लिखने होंगे. तो जो चीज रेड में दिख रही है उसको रेड में लिखिए, जो चीज ब्लू में दिख रही है उसको ब्लू में लिखिए. तो प्री रिक्विजिट है बिफोर यू गो अहेड विद द लेक्चर, एक नोटबुक लीजिए और रेड पेन एंड ब्लू पेन. और एक और रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स, प्लीज 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 टर्न ऑफ ऑल योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन. मैं यहाँ पे प्रोफेसर रोहित श्रॉफ हूं, टाइगर श्रॉफ नहीं हूं, मेरे पास दिशा पत्नी नहीं है. आई माइट नॉट बी एज एंटरटेनिंग एज देम, सो प्लीज गिव मी योर ऑल अनडिवाइडेड अटेंशन. महासेना, क्या है मृत्यु? हमारे प्रिपरेशन से ICAI का पेपर ज्यादा मुश्किल होगा, ये सोचना है मृत्यु. क्या है मृत्यु? ग्रुप 1 का टोटल 220 होना पर ऑडिट में 37 आना, ये है मृत्यु. तो मेरे दोस्त, ये एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, जितनी इज्जत बाकी सारे सब्जेक्ट को देते हो उससे थोड़ी ज्यादा इज्जत मैं ये ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, अगर हमको बहुत अच्छे मार्क्स से यहां पे पास होना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स. अब ये पूरे लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाए, उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि भाई हम हमारे लेक्चर्स में क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो अननेसेसरी आप आपका टाइम कहीं और इन्वेस्ट ना करें. सबसे पहले भाई मेरे बैकग्राउंड में एक कंसाइज नोट्स चलती रहेगी, एक जिसको आपको आपके हाथों से लिखना है, तो आपकी नोटबुक बनेगी. आपको ये PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा माय फ्रेंड्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये आपको लिखना है इन द एग्जैक्ट मैनर जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. रेड पेन की चीज रेड से और जो ब्लू कलर से दिख रहा है उसको ब्लू पेन से. तो आपको आपकी नोट्स बनानी है. तो अब मेरी एक क्या बनेगी भाई, एक नोट्स बनेगी जो हम लास्ट डे पे रिवाइज करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है. अब इस नोट्स में मैंने साथ साथ केस स्टडीज कवर की है. क्या कवर किए है? केस स्टडीज जितने भी पास्ट में आए हुए हैं वो केस स्टडीज, इनफैक्ट सिर्फ पास्ट में नहीं, RTP और मॉक टेस्ट में भी जो केस स्टडीज आए हैं वो मैंने कवर की है. इनफैक्ट प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, 101 केस स्टडीज है. कितने केस स्टडीज है? 101 केस स्टडीज है माय फ्रेंड्स. इसको छोड़ के भी जो केस स्टडीज पास्ट में आए हैं, क्यों मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया? क्योंकि वो रिपीटेटिव नेचर के हैं. तो रिपीटेटिव वाले केस स्टडी सिर्फ जहां पे नाम बदल दिया गया है, फाइनल वाले स्टूडेंट्स को वहां पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो वो सेम केस स्टडीज मैंने वहां पे नहीं डाला जो रिपीटेटिव नेचर के हैं. इसको छोड़ के हम क्या करेंगे भाई, MCQs. हर एक चैप्टर के एंड पे हम क्या करेंगे भाई, MCQ, क्योंकि 30 मार्क आपके MCQs है. तो वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग. आपको पकाऊंगा नहीं, हम खेलेंगे कौन बनेगा ऑल इंडिया रैंकर जब हम करेंगे MCQs. तो MCQ भी कवर है माय फ्रेंड्स. ऑल्सो RTP मई 18 से लेके अब तक मई 20 तक की RTPs यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर की डिस्कस करूंगा. सो आपको पता चले कि भाई हम लोग ने सब कुछ कवर किया है, एवरी क्वेश्चन. तो चैप्टर वाइज मैंने ये RTP कंपाइल की है जो आपके साथ शेयर भी होगी. तो चैप्टर वाइज ये RTP हम करेंगे. ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने ये RTPs आपको गो थ्रू करवा दी. हर एक चैप्टर, प्रोफेशनल एथिक्स के बाद प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनीज एक्ट के बाद कंपनीज एक्ट, स्टैंडर्ड्स के बाद स्टैंडर्ड, हम RTP के एक एक क्वेश्चंस जो इतने अटेम्प्ट्स में आए हैं, जो इतने सारे, उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे. ठीक है, सो आपको इसके अलावा ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. नोट्स भी मैंने ऐसे कंपाइल किया, जितने भी पास्ट क्वेश्चन है सब कुछ एक साथ वहां पे आ गया. क्या वहां पे आ गया? तो इसके बाद आपको सिर्फ पास्ट पेपर्स रेफर करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स रेफर करने हैं प्रैक्टिस के लिए, पर इसके अलावा आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है. सो आई एंश्योर माय फ्रेंड्स कि अगर आप ये पूरे लेक्चर स्टार्ट टू एंड पूरे डेडिकेशन के साथ देख रहे हो, मेरे साथ बने रह रहे हो, तो आई एंश्योर यू विल score fabulous mark. We have invested a lot of time on devising this particular thing for you कि इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े. तो ऑडिट जो सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ब्रीफली डिवाइड करूं, क्या मैं इसको अगर ब्रीफली डिवाइड करूं, तो उसका सबसे पहला पार्ट होता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड. ये हमारे भाई फाइनल के लिए हमारा विराट कोहली है भाई. अगर ये खेल गया ना तो मजा आ जाएगा.
35 स्टैंडर्ड्स है। कितने स्टैंडर्ड्स है? 35 स्टैंडर्ड्स। इनफैक्ट जून 24 जून को 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था आईसीएआई का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एसएई भाई एसआरएस तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिए हैं। पर बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से एक्चुअली बहुत ज्यादा पूछा जाता नहीं था। सो फिलहाल तुम्हारे पोर्शन में कितने स्टैंडर्ड्स है? 35 स्टैंडर्ड्स और एक एसक्यूसी। पर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों ये हमारा विराट कोहली है, मई 18 में कितने मार्क्स का आया था? 37, फिर 32, 19, 28। सो ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का आता है भाई। 100 में से 30 मार्क्स तो ये अकेला सिंगल चैप्टर हमारा निकल जाना है। तो भाई हमने भले पढ़ा है इंटर में, पर फाइनल में इसको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर दूसरा आता है भाई हमारा वीरेंद्र सहवाग, हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। भाई डूज एंड डोंट्स होता है। ये क्या होता है? ये प्रोफेशनल एथिक्स, डूज एंड डोंट्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड जानना जरूरी भी होगा, बिकॉज आप सीए तो बन ही जाने वाले हो। जस्ट एक एग्जाम दूर हो सीए बनने से। सीए बनने के बाद क्या नहीं करना है कि तुम्हारी मेंबरशिप नंबर जब्त ना कर ली जाए, वो जानना तो भाई बहुत जरूरी है। सिर्फ जानने के लिए नहीं, पर एग्जाम के लिए भी अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज 16 मार्क का पूछा गया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ना, 16 में से 12 मार्क तो हमारे पॉकेट में है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स। फिर भाई तुम्हारा विराट कोहली जो इंटर लेवल पे होता था, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट। क्या? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट भाई, जिसके बदौलत तो हम इंटर का एग्जाम पास किए ऑडिट का, तो वो हमारे फाइनल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज 10 मार्क का पूछा जाता है। कितने मार्क का? ऑन एन एवरेज 10 मार्क का। अदर टॉपिक भाई, इस अदर टॉपिक को है ना लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई 14 अदर चैप्टर्स होते हैं। भाई अगर हम ये 5 चैप्टर्स को छोड़ दे, क्या ये 5 चैप्टर्स को हम छोड़ दे, तो भाई ये 14 चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली भरे ना हो, बट इन अग्रीगेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये 14 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स का आता है? 48 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 48 मार्क्स, विच इज वेरी 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 मटीरियल फॉर अस। तो भाई इसको तो हम कदापि छोड़ सकते नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स को सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में रियलाइज होता है कि भाई हम मरे क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया। प्लीज 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 सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक की राह मत देखो, पहले अटेम्प्ट में सुन लो कि ये 14 चैप्टर्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूविंग अहेड, वी विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद प्रोफेशनल एथिक्स। किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। पर अब हम इस टॉपिक के अंदर जाए उसके पहले ये तो समझते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल एथिक्स क्यों है, हम ये क्यों सारी चीजें पढ़ रहे हैं। बिकॉज जब तक भाई हम ये नहीं जानते ना हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक याद नहीं रहता है। हमको भाई स्कूल में हमको सिखाया गया था कि शिवाजी महाराज कब बॉर्न हुए थे। स्कूल की टीचर ने 5 बार पीछे लिखवाया, पर हमको याद नहीं है। सो अंटिल अनलेस थिंग्स आर नॉट इंटरेस्टिंग वी डोंट नो व्हाई इज इट यूजफुल, वो याद रहने वाली नहीं है। तो हम देखते हैं भाई क्यों आया। अब बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिलेमा। अरे प्रोफेशनल एथिक्स किसके लिए है? एक एथिकल डिलेमा सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट इज अ डिलेमा? डिलेमा इज अ कॉन्फ्लिक्ट, problem or a situation with two possible solutions. When a dilemma occurs, a person has to make the difficult choice between two desirable options. मतलब उसके पास 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन में से एक एक्सरसाइज करना है और वो दुविधा में है, ब्रह्म संकट में है कि ये दोनों में से वो कौन सा एक्सरसाइज करे। इसको हम क्या कहते हैं? डिलेमा। एक ऐसे डिलेमा का भाई एग्जाम्पल हम सबको पता है। कौन है? सबसे बड़ा डिलेमा किसको था? अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पे। कुरुक्षेत्र के मैदान पे अर्जुन को यह ब्रह्म संकट था कि वो क्या करे। क्या अपने परिवार का विनाश करे सिर्फ अपनी जीत के लिए? क्या वो अपना धनुष उठाए और उन्हीं के साथ लड़े जिनके साथ वो बड़ा हुआ था? क्या वो अपने खुद के परिवार का विनाश कर दे और वो अपना धनुष चला दे? पर लेकिन ये ब्रह्म संकट उसका सॉल्व करने के लिए कौन थे? वहां खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान पे उन्होंने उससे गीता का पाठ पढ़ाया और उसे बताया कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कि वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं, और उसे जहां भी दुविधा हो रही थी उसे मदद किया।
तो यहाँ पे हमारे लिए श्री कृष्ण कौन है? ये हमारे महाभारत में, हमारा महाभारत जो है भाई, हमारे लिए श्री कृष्ण कौन है? हमारे ICAI कौन है? हमारे ICAI। तो भाई जब हमारे लाइफ में सीए बनने के बाद दुविधा आती है, क्लाइंट कहता है कि भाई प्लीज ये रिपोर्ट साइन कर दो तो आपकी फीस थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो अब हम क्या करें? क्या हम ये फीस एक्सेप्ट कर ले और जिसमें वो साइन करने को कह रहा है हम उसमें साइन करें कि ना करें? भाई ये सारी दुविधा सॉल्व करने के लिए हमारे ICAI ने सीए एक्ट 1949 में हमारे लिए क्या बनाया है? कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। बट लेकिन साथ ही साथ भाई अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो वैसे ही श्री कृष्णा की तरह हमको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड। मतलब हमारे को फाइन भी लगेगा और एट द सेम टाइम शायद हमारे मेंबरशिप भी, जो हम पढ़ लिख के पसीना बहा के सीए बने हैं, हमारे नाम से वो सीए भी छीन लिया जाएगा। तो भाई आज हमको क्या शुरू करना है? प्रोफेशनल एथिक्स के क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब हमारे ये प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है? ये प्रोफेशनल एथिक्स इज नथिंग बट डूज एंड डोंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। भाई ये अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, बट लेकिन ये है क्या? इट इज नथिंग बट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बेस्ड अपॉन 4 थिंग। सबसे पहला हमारा सीए एक्ट 1949, दूसरा हमारा सीए रेगुलेशन 1988, तीसरा हमारा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। काफी जगह पे काउंसिल ने आके हम लोग को क्या दी? गाइडलाइंस इन द ईयर ऑफ 2008। और काफी जगह पे भाई हमारे अलग अलग केसेस हुए अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, तो उसके ऊपर आके एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने डिसीजन दिए। तो भाई वो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में भी डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है। 21 टोटल ऐसे डिसीजंस है जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 4 चीजों में क्या लिखा हुआ है भाई? हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, क्या है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट? Yes, Nairobi. What do you want to ask? Professor, you said it is applicable to members of the institute. Who are the members of the institute, Professor? Yes, Nairobi. I said yes, the code of conduct is applicable for the members of the institute. Yes, for that we will have to understand who are the members of the institute. Not just that, Nairobi. We'll have to go through the few basic concepts before we move ahead with the schedules, Nairobi. So who is a member of the institute? A member is a person who has cleared his final examination, Nairobi, and also completed the prescribed training. अरे sorry my friends, थोड़ा ऐसा कैरेक्टर में आ गया प्रोफेसर की याद आ गई, बड़ा फैन हूं उनका। तो भाई कौन होता है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट? जिसने अपनी क्या दी है भाई? फाइनल एग्जाम क्लियर की है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, फाइनल एग्जाम क्लियर की है, साथ ही साथ हैव कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग। अरे प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग मतलब क्या? आपका जो GNCS 1 और 2 होता है, आपका जो ITT होता है, जो भी वो लोग प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, जो चेंज होता रहता है काफी बार, वो आपने कंप्लीट की है। साथ ही साथ आपका नाम किधर है भाई? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। कहां पर है आपका नाम? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो आप क्या कहा जाओगे? यू आर द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आपने एग्जाम पास की है फाइनल वाली, प्लस कंप्लीट की है प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग, और आपका नाम किधर है? मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट है, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो क्या हर एक इंसान का नाम, मतलब हर एक इंसान जिसने फाइनल की एग्जाम पास की है और प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग की है, क्या सबका नाम आ सकता है ROM में, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर में? नहीं, थोड़े ऐसे लोग हैं who is disqualified from having their name in the register of member। कौन है ऐसे लोग भाई? जो ICU में बैठे हुए हैं। तो जो मिस्टर ICU है, जो ICU में बैठा हुआ है भाई, he cannot have his name in a register of member। M से मतलब क्या भाई? माइनर। क्या M से मतलब क्या? माइनर। पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे माइनर हम 18 इयर्स नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे माइनर क्या बोल रहे हैं? 21 इयर्स। कोई बोलेगा सर क्या कंफ्यूजन है भाई? ड्राइविंग के लिए 18 साल, दारू पीने के लिए 24 साल, यहाँ पे नया 21 साल। हाँ, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 21 इयर्स। तो अगर तुम 21 इयर्स से छोटे हो तो तुम्हारा नाम ROM में नहीं आ सकता। और कोई यहाँ पे स्टूडेंट गिनती गिनना शुरू कर दिया, सर देखो अभी 12th के बाद फाउंडेशन इंटर दूंगा तो 21 साल तो हो जाऊंगा। अरे भाई होते हैं ना कोई माँ बाप जिसने पहले से ही बोल दिया मेरा बेटा नालायक है, इसके ऊपर तो कहाँ भाई फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का फीस वेस्ट करूं, सीधा 3rd स्टैंडर्ड में डाल दिया। तो शायद कोई होता है जिसने अपनी स्कूलिंग जल्दी शुरू कर दी तो 21 साल के पहले बन जाएगा। तो ऐसा हो शाड़ा बन के बोलेगा देखो 20 साल की उम्र में CA बन गया, तो भाई कोई बड़ा तीर नहीं मारा, तेरे को साइड में ही बैठना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव योर नेम अंडर ROM। अब इसमें से कोई स्टूडेंट होगा बोलेगा सर मैं तो 20 साल का ही रहूंगा जब पास होऊंगा, मतलब एग्जाम देके फायदा नहीं है।
अरे एग्जाम देने से कोई लेना देना नहीं है, तू पास हो सकता है, वापस एग्जाम नहीं लेगा इंस्टीट्यूट, बट तेरा नाम जब जाएगा ना आरओएम में, तब उस टाइम पे तू कितने साल का होना चाहिए? 21। इनफैक्ट जब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम कितने ईयर्स के होने चाहिए भाई? 21। तो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज लेस देन 21, तो उसका नाम आरओएम में जा सकता नहीं है। जो सबसे पहले क्या था? माइनर। फिर आर से भाई जिसको निकाल दिया गया है, अरे इंस्टीट्यूट में मिसकंडक्ट के लिए, अरे अब हम पढ़ेंगे कौन से मिसकंडक्ट के लिए इंस्टीट्यूट अपने को निकाल बार फेंकेगा। तो जिसको निकाल दिया है फिर उसका नाम कैसे रहेगा आरओएम में? तो उसको भाई निकाल देंगे। फिर कोई एक कंगाल बंदा है, क्या है भाई? कंगाल बंदा। तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं भाई हमारी भाई इज्जत है, एन इंसॉल्वेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक इंसॉल्वेंट बंदे को भी आरओएम में जगह नहीं मिलेगी। फिर अगर समझो समवन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, क्या समवन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, अगेन वापस इंस्टीट्यूट की इज्जत पे आंच आ रही है। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है अगर इफ समवन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट तो ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और लास्टली फाइनली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कोई बोलेगा सर कहां पे अनसाउंड माइंड? इतना पढ़ लिख के सीए बना, फाइनल एग्जाम पास किया और आप उस बंदे को बोल रहे हो ऑफ अनसाउंड माइंड। अरे भाई जब एग्जाम दिया, सीए बना, तब सब दिमाग ठिकाने था, फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पी पा के कबीर सिंह जैसा हालत हो गया, तो अब क्या हो गया है? अनसाउंड माइंड का। तो अब उसका नाम आरओएम में हो सकता नहीं है। तो ये जो मिस्टर आईसीयू है, they are disqualified from having their name in the register of members। भाई क्या था भाई, जब तक ये चीज याद नहीं रखोगे तब तक आगे नहीं जाओगे। याद नहीं हुआ तो मेरे को पॉज करे रखो और रिवाइज करो, फिर ही आगे बढ़ो। एम से क्या था? ट्राई करो बिना देखे बोलने की। माइनर है जो 21 साल से छोटा है। फिर रिमूव्ड बाय आईसीआई फॉर मिसकंडक्ट। आई से क्या है भाई? कंगाल है, इंसॉल्वेंट है। सी से कन्विक्टेड बाय कोर्ट। और लास्टली यू से अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट नंबर 2। अब सीए बनने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? बताओ। सबसे पहले हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। हम सर्विस में जा सकते हैं, मतलब कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, या तो फिर अदर, मतलब यार बाप के धंधे पे चला गया या खुद का कोई स्टार्टअप कर लिया या हम XYZ चीज कर रहे हैं। तो ना तो हम प्रैक्टिस में है, ना तो हम सर्विस में है, हम कोई और चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं पता है? क्योंकि ये भाई हमारा जब लगेगा प्रोफेशनल एथिक्स, काफी सारे जगह पे हमको बोला जाएगा कि ये किसको एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर पार्ट हमको बोला जाएगा इट इज एप्लीकेबल टू अ मेंबर इन प्रैक्टिस। कोई पार्ट में बोला जाएगा इट इज एप्लीकेबल टू मेंबर इन सर्विस। काफी जगह पे बोला जाएगा इट इज एप्लीकेबल टू मेंबर्स इन जनरली, मतलब तीनों को एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो? तो पार्ट से स्पेसिफिकली जो बोल रहा है कि एप्लीकेबल टू मेंबर्स इन प्रैक्टिस, इन सर्विस और इन जनरली। अब काफी सारे शाणे लोग क्या बोले पता है? देखो काफी सारे मेजर क्लॉजेस जो है, देयर आर 34 क्लॉजेस, जिसमें से मेजर क्लॉजेस किसके ऊपर है पता है? अ मेंबर इन प्रैक्टिस। तो काफी शाणे लोग क्या बोले पता है? अपन एक काम करते हैं ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं लेते, तो अपन मेंबर इन प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जब अपन मेंबर इन प्रैक्टिस ही नहीं है तो ये सारे क्लॉजेस अपने को लगेंगे ही नहीं, तो मिसकंडक्ट होगा ही नहीं। तो भाई तुमको बनाया किसने? ICAI ने। तुम उसी को बनाओगे, तुमको लगता है तुम इतने शाणे हो, तो ICAI ने एक नई चीज डाल दी, हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो भाई तुम प्रैक्टिस में तो हो, पर लेकिन तुम ये सारे काम करोगे तो तुमको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अब किसको बोला जाएगा यार डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस? जो हराम का काम करता है। किसका काम करता है? हराम का। H से holds himself in practice of accountancy। अब अकाउंटेंसी का काम कर रहा है। अब मेरे को बताओ अकाउंटेंसी का काम कर रहा है, इन वे तो प्रैक्टिस ऐसा ही काम है, पर उसने COP ऑब्टेन नहीं किया कि भाई कभी भूल चूक हो गई तो इंस्टीट्यूट ना बोल सके यू आर अ मेंबर इन प्रैक्टिस, भाई हम तेको निकाल फेंकेंगे, इसलिए उसने COP नहीं लिया, पर अकाउंटेंसी का तो काम करता है। इसलिए भाई इंस्टीट्यूट ने बोल दिया इफ यू होल्ड योरसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। वैसे ही इंस्टीट्यूट ने बोला भाई एंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, दोनों सिमिलर ही है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है तो हम भी लिखेंगे एंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। आर से रेंडर्स कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर में वो क्या देता है? असिस्टेंस देता है। मतलब भाई खुद अकाउंटिंग नहीं कर रहा है पर अकाउंटिंग में वो क्या देता है? असिस्टेंस। कोई कहीं पे अटक गया तो कंसल्टेंसी देता है या दूसरी कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है। तो अगेन ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। खुद क्या कर रहा है पता है? ऑडिट
या ऑडिट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है और बोल रहा है नहीं भाई मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं, मतलब वो क्या कर रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है, ठीक है, खुद ही ऑडिट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, साइन शायद किसी और के पास करवा रहा है, पर लेकिन खुद पूरे किसके फंक्शंस कर रहा है, ऑडिट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली ही इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और लास्टली क्या, लास्टली अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, क्या देता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने इंटर पे पढ़ी थी, सेक्शन 144 में आता था, हम वापस पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में भी इसको वापस कवर करेंगे। तो अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो तो अगेन यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो भाई हराम का काम किया तो भले तू प्रैक्टिस में नहीं है, पर हम क्या करेंगे, वी विल डीम दैट यू आर इन प्रैक्टिस। तो जो जो क्लॉसेस प्रैक्टिस वाले को एप्लीकेबल है बाय डिफॉल्ट तेरे को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कौन था भाई हराम में, सबसे पहले एच से holds himself in practice of accountancy, very good, repeat करो मेरे साथ, ए से engages himself in practice of accountancy, आर से renders professional services or assistance in accounting procedure, ए से performs audit or other related services, और lastly एम से management consultancy services। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी बेसिक कंसेप्ट टाइप ऑफ मिसकंडक्ट है। अब दो अलग अलग तरीके के मिसकंडक्ट है। स्टूडेंट है ना क्या करते हैं, स्टूडेंट आके रोते हैं जब पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, हमको भेजते हैं कि सर कहां पे गलती हुई। बेसिक सी चीज होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, वन इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वन इज अदर मिसकंडक्ट। स्टूडेंट भावनाओं में बह के हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते रखते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कॉज मेजरली पूरे क्लॉजेस में हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बट यस देयर आर फ्यू पार्ट्स एंड फ्यू क्लॉजेस जो किसके बारे में बात करता है, अदर मिसकंडक्ट। तो आंसर में भी स्पेसिफिकली कौन से वर्ड का मेंशन आना चाहिए, अदर मिसकंडक्ट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब अगर समझो मैं अपने काम के प्रति कोई मिसकंडक्ट कर रहा हूं, कि भाई समझो बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं थी तो अभी मैंने क्लाइंट के साथ पैसा ले दे के साइन करके खत्म कर दिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बट अगर समझो अपना कोई सीए है और लड़की छेड़ रहा है, क्या छेड़ रहा है, लड़की छेड़ रहा है, मतलब भाई कहीं पे भी हमारे प्रोफेशन से ये लेना देना नहीं है, तो ये लेकिन दूसरा क्या हो गया, अदर मिसकंडक्ट। इससे इंस्टीट्यूट का तो नाम खराब हो रहा है ना। कल सुबह फ्रंट पेज पे भाई आज तक में क्या आएगा, आज की ताजा खबर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की छेड़ रहा है, तो ये भी तो इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रहा है ना। तो इससे भी मिसकंडक्ट होता है, पर इसको हम क्या कहेंगे, अदर मिसकंडक्ट। मतलब एक सीए पहुंच गया बैंक में, बोलता है भाई चुपचाप मेरे को भाई दे दे पैसा दे, मेरे को लोन दे वरना भेजता हूं किसी भाई को खर्चा पानी देने को, तो ये वापस क्या हो गया, अदर मिसकंडक्ट। मेरे प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है, पर लेकिन इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ तो इसको क्या कहेंगे, अदर मिसकंडक्ट। ठीक है, अब मैंने बताया कि भाई डूज एंड डोंट्स चार अलग अलग जगह पे है। एक हमारा क्या है, सीए एक्ट 1949, फिर सीए रेगुलेशंस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा मेन हार्ट है भाई प्रोफेशनल एथिक्स का, सीए एक्ट 1949। भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं, बट एक चीज याद रखना, स्टूडेंट्स को लगता है भाई सिर्फ सीए एक्ट 1949 में से ही सवाल पूछे जाते हैं। भाई फ्रेंड्स, आउट ऑफ 16 मार्क्स ऑन एन एवरेज 16 मार्क्स का जो पूछा जाता है, आई एग्री कि अराउंड 12 मार्क्स का, 8 to 12 मार्क्स का तो बेयर मिनिमम कहां से निकलता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, सीए एक्ट। बट आई हैव सीन अटेम्प्ट्स जहां पे सिर्फ 8 मार्क का या 4 मार्क का कहां से पूछा गया है, सीए एक्ट का। काफी एग्जाम्स में तो पूरा 16 मार्क कहां से आया है, सीए एक्ट में से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीए रेगुलेशंस, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस एंड एज वेल एज काउंसिल जनरल गाइडलाइंस को इग्नोर कर दे। तो प्लीज पहले से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि सीए एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी के 3 इग्नोर कर सकते नहीं है। जब शुरू करते हैं सबसे पहले सीए एक्ट 1949। तो अब सीए एक्ट 1949 को स्केड्यूल्स में तोड़ा गया है, 2 अलग अलग स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल फर्स्ट और स्केड्यूल 2, ठीक है, सेकेंड स्केड्यूल जिसको हम कहते हैं। अब फर्स्ट स्केड्यूल और सेकेंड स्केड्यूल में पार्ट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल का जो पहला पार्ट है वो किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर इन प्रैक्टिस। अब आप को रिलेट करोगे तो मैं आपको क्यों समझा रहा था व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड व्हाट इज अदर मिसकंडक्ट। तो पार्ट 1 सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ डील करता है, दैट टू अ मेंबर इन प्रैक्टिस। याद है मेंबर क्या कर सकता है भाई, प्रैक्टिस, सर्विस, अदर
एट द सेम टाइम भाई जो हराम का काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस वाले को भी ये 12 क्लॉजेस लग जाएंगे। तो पार्ट 1 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, किसके लिए, मेंबर इन प्रैक्टिस। वैसे ही हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो वहां पे भी पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर इन प्रैक्टिस। वापस सेम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर इन प्रैक्टिस। फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट बात करता है सेम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बट इस बार इन रिलेशन टू मेंबर इन सर्विस। अब ये किसको एप्लीकेबल होगा भाई, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो बाई फॉर मेंबर्स इन सर्विस के लिए वहां पे कोई भी क्लॉज नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल में आगे बढ़े तो थर्ड बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स जनरली। अब समझ रहे हैं आपको, इन प्रैक्टिस, इन सर्विस, अदर्स, अगर तीनों को एप्लीकेबल है मतलब ये क्या हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स जनरली। वैसे ही सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स जनरली। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशंस टू मेंबर्स जनरली। अब देखो, अब तक हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अदर मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अदर मिसकंडक्ट। याद है वो लड़की छेड़ रहा था, या तो बैंक में जाके बोले तो अभी के अभी लोन दे वरना भेजता हूं वसूली भाई को, तो वो सारी चीज क्या हो गई, अदर मिसकंडक्ट। तो पार्ट 4 बात कर रहा है अदर मिसकंडक्ट के बारे में, विच विल बी एप्लीकेबल टू मेंबर्स जनरली। वापस यहां पे अगर हम देखें तो किसके बारे में बात कर रहा है, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशंस टू मेंबर्स जनरली। ठीक है, सो अगर हम इफेक्टिवली देखें तो कितने क्लॉजेस है, 34 क्लॉजेस है। कितने क्लॉजेस है, 34। फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट है, 4। सेकंड शेड्यूल में सिर्फ 3 पार्ट है। कितने, 3 पार्ट। अब कोई बोलेगा सर ये क्यों फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल 2 अलग अलग चीजें हैं, सारे जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है इन रिलेशन टू प्रैक्टिस साथ में डाल देते। देखो भाई, फर्स्ट वाला जो है ना वो थोड़े छोटे मोटे ऑफेंसेस है, छोटे मोटे मिसकंडक्ट्स है। सेकंड वाला है ना भाई थोड़े भारी भरकम है। तो भाई जब फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपने मिसकंडक्ट किया तो आपका केस चला जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। बट अगर आपने सेकंड शेड्यूल में मिसकंडक्ट किया तो भाई किसके पास चला जाएगा, डिसिप्लिनरी। एट द सेम टाइम समझो आप ऐसा कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो जिसकी वजह फर्स्ट शेड्यूल भी आता है और सेकंड भी आता है भाई, मतलब बोथ शेड्यूल, तो भी ये केस किसके पास जाएगा, डिसिप्लिनरी कमिटी। फर्स्ट शेड्यूल में अगर इफ यू आर फाउंड गिल्टी तो भाई तुमको रेप्रिमेंड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ निकाला जाएगा 3 महीने तक के लिए। कितने टाइम के लिए, 3 महीने तक के लिए, और साथ ही साथ आपको एक पेनल्टी लगेगी जो रहेगी अप टू ₹1 लाख। बट अगर सेकेंड शेड्यूल में है तो भाई रेप्रिमेंड तो किया जाएगा अगर इफ यू आर फाउंड गिल्टी, बट साथ ही साथ आपको निकाल दिया जाएगा शायद परमानेंटली। क्या शायद, क्या बोल रहा हूं मैं, परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। तो एक गलती, क्या एक गलती आपको भाई आपकी डिग्री कॉस्ट कर सकती है। आपके नाम से सीए शब्द छीन लिया जाएगा, आपकी डिग्री छीन ली जाएगी परमानेंटली और फॉर एनी ड्यूरेशन, जो भाई डिसिप्लिनरी कमेटी को लगता है। और भाई फाइन कितना होता है, अप टू मैक्सिमम ₹5 लाख। तो ठीक है, फाइन भले छोटा हो बट लेकिन सेकेंड शेड्यूल में क्या हो सकता है, शायद तुमको भाई परमानेंटली निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो चीज है हम जब वापस पढ़ेंगे तो ये पूरे शेड्यूल्स को इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बट ये सब समझाना चाहता, सो यू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी, सो यू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि क्यों फर्स्ट शेड्यूल अलग है और सेकेंड शेड्यूल अलग है। ठीक है, बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट शेड्यूल। अब ये जो फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, जब हम लोग फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के पहले 3 क्लॉज कर लेंगे देन वी विल कम बैक टू फॉर्मेट ऑफ द आंसर। सो उस टाइम पे आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या लिखना है। सो प्लीज एक पेज छोड़ दीजिए, यहां पे हम फॉर्मेट लिखेंगे बिफोर गोइंग हेड विद द क्लॉजेस, पर हम इसको करेंगे वंस वी आर डन विथ 3 क्लॉजेस। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट शेड्यूल के साथ पार्ट 1, जो किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशंस टू मेंबर इन प्रैक्टिस। पहला क्लॉज। अब समझो, अगर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अपने काफी सारे दोस्त होते हैं भाई जो अपने साथ सीए शुरू तो करते हैं पर बेचारे लोग मेहनत नहीं किया या फॉर XYZ रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए।
तो समझो मैं सीए बन गया, लेट अस अज्यूम मेरा एक फ्रेंड है जो सीए नहीं बन पाया, तो समझो मैं बोलता हूं कि भाई देखो मिहिर मेरा फ्रेंड है जो सीए नहीं बन पाया, तो उसको मैं बोलता हूं एक काम कर, देख मैं तो पूरा दिन लेक्चर में बिजी रहता हूं, इतना टाइम नहीं मिलता, तू मेरे फॉर्म नेम के अंदर प्रैक्टिस कर, तू क्या कर, मेरे फॉर्म नेम के अंदर प्रैक्टिस कर। देखो भाई आता तो सब कुछ है ना, अरे तू सिर्फ पास नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, पर आता तो सब कुछ है, तूने भी उतना ही पढ़ा है जितना मैंने पढ़ा है, तो तू लोगों के ऑडिट कर, तू लोगों को टैक्स कंसल्टेंसी दे, सब कुछ दे, पर जब साइन करने की बात आएगी, जो भी करना होगा तो क्या करेंगे, मेरा नाम लगा देंगे। तो तू मेरे नाम के अंदर प्रैक्टिस कर, लोगों को जब रिप्रेजेंट करने की बात आए तो ऐसा बोलना कि भाई तू रोहित श्रॉफ के कंपनी में काम करता है, तू रोहित श्रॉफ को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या ये हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमारा पहला क्लॉज हमको कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम किसी और को अपने नाम के अंदर काम करने दे सकते नहीं हो, अरे वरना तो अनर्थ हो जाएगा। पर अगर समझो ऐसा ही होता कि हर एक इंटर पास बंदा ये कर पाता तो फाइनल के एग्जाम ही हम क्यों लेते, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्रैक्टिस में हो, तो आप ही करोगे, आप किसी और को अपने नाम के अंदर काम करने दे सकते नहीं हो, तो यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ, क्या इफ you allow any person to practice in his name, क्या if you allow any person to practice in his name as a CA unless such a person is also a chartered accountant in practice। समझो सामने वाला बंदा क्या है, वो भी सीए, समझो मेरा फ्रेंड सीए बन गया है, तो अब तो मैं उसको बोल सकता हूं ना कि तू भाई ठीक है मेरे भी आप पे काम कर, मेरे फॉर्म नेम के अंदर काम कर। इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम क्या है कि नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके सारा काम कर रहे हैं, तो अब ये तो सीए है तो कर सकता है, हाँ, पर इंस्टीट्यूट बोलता है प्रोवाइडेड, क्या बोलता है भाई, प्रोवाइडेड। ये जो सीए है ना वो क्या है पता है, या तो तेरा पार्टनर है या तो तेरा एम्प्लॉय है। क्या है भाई, या तो तेरा पार्टनर है या तो तेरा एम्प्लॉय है। वो ऐसे ही थोड़ी तो कि भाई तेरे नाम के अंदर कोई भी सीए आके काम करेगा, वरना जो 25 साल से फेमस सीए है मैं उनके नाम के अंदर काम करना शुरू कर दूंगा और क्लाइंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। इसलिए बोला गया है कि वो तेरे नाम के अंदर काम कर सकता है, तो किसी और को अपना नाम यूज करने तभी ही दे सकता है जब वो सीए इन प्रैक्टिस है और साथ ही साथ वो तेरा क्या है, पार्टनर है, या तो फिर भाई तेरा क्या है, एम्प्लॉय है। तो क्लॉज क्या कहता है, allows any person to practice in his name as a CA unless such a person is also chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। वरना हम किसी और को ये प्रैक्टिस करने दे सकते नहीं, हमारे नाम के अंदर हम क्या हो जाएंगे, गिल्टी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें, सिर्फ थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए, ओएफयू मतलब क्या, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक नॉन सीए है, क्या है, एक नॉन सीए, बताओ क्या उसको मैं अपने नाम के अंदर प्रैक्टिस करने दे सकता हूं? डेफिनेटली नहीं। एक सीए है, ठीक है, बट ही इज नॉट इन प्रैक्टिस। हमने देखा था सीए क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, सर्विस दे सकता है और अदर काम कर सकता है। तो सीए है पर वो प्रैक्टिस में नहीं है, क्या मैं उसको अपने नाम के अंदर काम करने दे सकता हूं? नहीं। लाइकवाइज सीए है, ठीक है, ही इज इन प्रैक्टिस और वो एम्प्लॉयड है, मतलब मेरा क्या है, एम्प्लॉय है, क्या मैं उसको काम करने दे सकता हूं मेरे नाम के अंदर? यस, डेफिनेटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीए है, वो मेरा क्या है भाई, सीए इन प्रैक्टिस मेरा पार्टनर, उसको कर सकता हूं, यस। फिर एक सीए इन प्रैक्टिस है, बट ना तो वो मेरा एम्प्लॉय है ना तो वो मेरा पार्टनर है, क्या मैं उसको मेरे नाम के अंदर काम करने दे सकता हूं? नहीं, मैं उसको अपने नाम के अंदर काम करने दे सकता नहीं हूं, ठीक है। सो ये क्या था हमारा क्लॉज नंबर 1। अब हमको एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एग्जाम में जो क्लॉज जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से लिख के आए। तो कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपको क्लॉज, यस माय फ्रेंड्स, वैसे ही कोट करना होगा। अगर हमने वैसे ही क्लॉज कोट नहीं किया तो हमारे मार्क्स जा सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई भी आपको बोले, भाई कोई भी जो बंदा भाई पास भी हो चुका है, रैंक भी ला चुका है, कोई भी और फैकल्टी बोले कि नहीं क्लॉज ऊपर नीचे लिखा तो चलेगा, तो प्लीज ये बात पे भरोसा मत करना, प्लीज मेरी सुनना, ये क्लॉज को ऐसे कैसे ही कोट करना पड़ेगा। तो यहां पे भले देखो मैंने बुलेट फॉर्म में दिया है, so that you understand it and things gets easier for you to memorize। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। तो अब since we are supposed to write the clause exactly,
तो अब से हमारी आदत क्या होगी, जब तक हमारा क्लॉज रट के नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट क्लॉज पे जाओगे नहीं, आप पूरा क्लॉज रटोगे अच्छे से, तब तक मेरे को पॉज करे रखोगे और फिर ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्लॉज एक बार लर्न करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो बिना देखे बोलने की। अलाउज एनी पर्सन टू practice in his name as a CA unless such a person is also a correct chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। ठीक है, शायद एक बार में नहीं हुआ, आपको 2 बार और रिवाइज करना पड़ेगा, पर प्लीज 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 घाई ना कीजिए, आगे मत जाइए जब तक ये क्लॉज रटा नहीं, वरना लेक्चर तो देख के हो जाएगा पर वापस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेमोराइज ऑन थिंग्स एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर व्हाट यू राइट इन द एग्जामिनेशन। भाई 100 घंटे या 200 घंटे की भी लेक्चर लिख के देख के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं जो आप वो 3 घंटे में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्लॉज 1 है उसके कंटेक्स्ट में अपन क्या देखते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है भाई ये मैंने खुद ने बनाए हुए नहीं है, इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही पिक किए हुए, या तो ये पास क्वेश्चन है, या तो आरटीपी क्वेश्चन है, या तो मॉक टेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लॉज 1, सीए संत, अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल विथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अप्रोच सीए पंत, auditor of his father's company Max Limited, to allow him to have some practical knowledge and experience in his firm before he can set up his own professional practice। ठीक है, सो मतलब यहां तक उन्होंने क्या किया भाई, संत गया किसके पास, सीए पंत के पास, जो उसके पापा की कंपनी के भाई क्या है, ऑडिटर है, कि भाई थोड़ा ज्ञान ले तो तब आगे जाके वो क्या कर सकता है, सीए संत अपने खुद की प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है। सीए पंत ने अलाउ कर दिया, तो सीए पंत allowed him to sit in his office for 6 months and allotted a small chamber with other office infrastructure facility। ठीक है, मतलब एक छोटा सी केबिन दे दिया। In the course of his association with CA Pant's office, he used to provide tax consultancy independently to the client of the firm and also filed few IT and GST return and represented himself before various tax authorities on behalf of the firm, although no documents were signed by him। मतलब भाई उसने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिली, उसने इंडिपेंडेंटली टैक्स कंसल्टेंसी देना शुरू कर दिया, बहुत सारे आईटी और जीएसटी रिटर्न फाइल किए, और टैक्स अथॉरिटीज के सामने भी उसने अपने आप को फर्म के बिहाफ पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। किसकी फर्म के बिहाफ पे, सीए पंत की फर्म के बिहाफ पे, पर उसने कोई भी डॉक्यूमेंट भाई साइन किया नहीं था। During his association, CA Pant's office, he did not get any salary or share of profit or commission, but only reimbursement of the usual expenses like conveyance, telephone, etc. was made to him. After the end of the agreed period, he was given a lump sum amount of rupees 3 lakh by CA Pant for his association out of gratitude। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या कर दिया कि उसको कोई पगार मिला, उसको प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा मिला नहीं, उसको सिर्फ छोटा मोटा जो रीइंबर्समेंट एक्सपेंस था कन्वेंस और टेलीफोन का मिला, बट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको एक लम सम अमाउंट दे दिया 3 लाख रुपए का। ठीक है, खुश होके भाई सीए पंत ने उसको क्या दे दिया, 3 लाख का। अब मेरे को बताओ ये जो पूरी चीज हुई वो सही है कि नहीं है, क्या ये पूरी चीज सही हुई है कि नहीं है। हमको क्लॉज 1 क्या कहता है, ट्राई करो बिना देखे बोलने की, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम unless such a person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। अब यहाँ पे सीए संत, मेरे को बताओ क्या सीए पंत का पार्टनर था, नहीं। कोई शेयर इन प्रॉफिट्स मिला है क्या, नहीं। क्या वो इसका एम्प्लॉय था, अरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है, टैक्स में पड़ा हुआ है, पर यहाँ पे क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन था, नहीं। तो कोई सैलरी भी मिली क्या, नहीं। तो वो एम्प्लॉय भी नहीं था, भले वो सीए था, ठीक है, इन प्रैक्टिस था, बोला था ना न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बट ना तो वो उसका एम्प्लॉय है ना उसका पार्टनर है। तो इस सिनेरियो में क्या, इस सिनेरियो में सीए पंत will be guilty of professional misconduct
क्या विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो भाई ध्यान रखना, देखिए आंसर तो आ गया, काफी सारे लोग भावुक होके आंसर में क्या लिख देते हैं, सीए संत विल बी गिल्टी। अरे नहीं यार, क्लॉज 1 के हिसाब से सीए पंत विल बी गिल्टी, क्योंकि उसने अपने नाम में किसी और को प्रैक्टिस करने दिया। तो इस सिनेरियो में सीए पंत विल बी गिल्टी, भले ये पूरी चीज की है सीए संत ने, पर गिल्टी कौन होगा, सीए पंत, क्योंकि उसने अलाउ किया। ठीक है, तो आज सब देखते हैं सीए पंत। ठीक है, मिस्टर पंत विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 of the first schedule, as he allows another person to practice in his firm name, whereas other person Mr. Sant is neither a partner nor an employee। ठीक है, आगे बढ़ते हैं with clause number 2। ये था हमारा clause number 1। अब clause 2 क्या कहता है कि भाई देखो, बाकी सारे जो धंधे होते हैं ना, अब अज्यूम करो कि तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन गए तुम। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, तुम सीए बन गए। अब तुम क्या करोगे, तो अपन ने क्या देखा रहता है ना, अपन तो क्या गुजराती लोग, डोंट बी ऑफेंडेड, आई एम गुजराती माई सेल्फ, तो अपन तो क्या सीधा दलाली अपॉइंट करते हैं कि भाई काम कर, तू धंधा लेके आ, मैं तेरे को 1 कमीशन दे दूंगा। अरे मतलब तू 1 लाख का धंधा लेके आया तो जा 10% तेरा, 10% क्या, जा 20% रख ले। इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसा करना सही बात नहीं है भाई, यहाँ पे एलआईसी का बिजनेस नहीं है कि भाई एजेंट अपॉइंट कर दोगे और एजेंट तुम्हारे बिहाफ पे धंधा लेके आएगा। ये एक रेप्यूटेड बिजनेस है, हम सीए इन प्रैक्टिस है भाई, कोई इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी है, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी थोड़ी है। ये करना सही बात नहीं है। तो तुम किसी और को, क्या तुम किसी और को कमीशन जैसी कोई चीज, ब्रोकरेज जैसी कोई चीज दे सकते नहीं हो। अगर दे दिया ना, यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अरे ये क्लॉज लाने का कारण क्या था, अरे हम भी कैसे हो जाते पता है, बाकी सारे लोगों की तरह। इनफैक्ट इफ यू नो, एलआईसी के एजेंट्स लोग क्या करते हैं, जो पहला कमीशन मिलता है ना, तो दे गेट 40% किकबैक ऑफ योर प्रीमियम। समझो 10,000 रुपया तुमने प्रीमियम भरा है, तो पहले प्रीमियम में से सीधा 4,000 रुपया तो उनको मिल जाता है। अब वो एजेंट लोग क्या करते हैं, सिर्फ धंधा लाने के लिए क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि चल मेरा जो 40% कमीशन है ना, पूरा का पूरा तू रख ले, क्योंकि उस एजेंट को अगले साल से तो मिलने वाला है, अगले साल से तो उसको देना नहीं है। तो अब क्या हो जाता है पता है, सब एजेंट के बीच अंडर कटिंग हो जाती है। कोई एजेंट बोलता है जब 20% दूंगा, कोई एजेंट बोलता है जब पूरा 40% दूंगा। इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई हम इतने गिरने वाले नहीं है, देयर शुड बी नो अंडर कटिंग ऑफ फीस। कोई बोलेगा मैं तेरे को 10% कमीशन, कोई बोलेगा मैं तेरे को 50% कमीशन। अरे ये सारी चीजें दलाली की चीजें हमारे धंधे में अच्छी लगती नहीं है। इसलिए क्लॉज 2 क्या बोलता है, यू पे और अलाउ और अग्रीज टू पे और अलाउ। मतलब ऐसा नहीं कि पे नहीं किया, अगर तूने वादा भी किया है ना कि मैं तेरे को दलाली दूंगा या ब्रोकरेज दूंगा, तो भी भाई मिसकंडक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब तुमने ना डायरेक्टली उसको नहीं दिया, तुमने क्या कर दिया भाई, उसको इनडायरेक्टली कोई ना कोई सर्विस फ्री दे दी। मतलब बोला कि भाई देख तू मेरा क्लाइंट है ना, तेरा भी तो मैं ऑडिट करता हूं, तू एक और क्लाइंट लेके आ, या तेरा जो फीस है ना वो फ्री 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 फ्री। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली। वैसा भी करना सही नहीं है। क्या पेज और अलाउस और agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in his fees or profits of his professional business। तो ये हम दलाली का काम कर सकते नहीं है। ठीक है, तो क्लॉज 2 क्या कहता है अब तक अपने को so far, if you pay or allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in fees or profits of his professional business। अब काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, बोले यार ये तो सही बात नहीं है। अब यार तुम बोलते हो कि भाई तुम ये शेयर नहीं कर सकते, अरे दूसरा एक सीए था, उसके पास 20 क्लाइंट हो गए थे और कंपनीज एक्ट कहता है 20 से ज्यादा हो गया तो तू डिस्क्वालीफाइड। क्या 20 से ज्यादा हो गया तो तू डिस्क्वालीफाइड? उसने वो क्लाइंट मेरे को रेफर कर दिया, मैं गरीब, मेरे पास ज्यादा क्लाइंट नहीं थे तो उसने रेफर कर दिया। अब मैंने उसके साथ डिसाइड कर लिया ठीक है जो तू क्लाइंट मेरे को भेज रहा है उसमें से मैं तेरे साथ कुछ शेयर करूंगा। अरे ये तो चलेगा ना भाई, मैं कहाँ कोई एजेंट अपॉइंट किया, उसके पास क्लाइंट आ गया था और उसका लिमिट फुल हो गया, सो इज रिफर्ड इट टू मी। या अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी करता है, उसको डायरेक्ट टैक्स आता ही नहीं है लाइफ में, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसने मेरे को रेफर कर दिया कि भाई ठीक है भाई डीटी का काम तू संभाल, आईडीटी का काम मैं संभालता हूँ। अब तो उसको मेरे को कुछ देना पड़ेगा। आप बोलते वो नहीं दे सकते, वैसे ही आप बोलते भाई तू शेयर नहीं कर सकता, मतलब क्या पार्टनर नहीं रख सकता,
तो इसलिए भाई यहाँ पे क्लॉज में क्या बोल दिया है, टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब भाई ठीक है, तू ये सारी चीज एक मेंबर है ना इंस्टीट्यूट का, तो उसको तू शेयर कमीशन या ब्रोकरेज दे सकता है, उसके साथ तो फीस की शेयरिंग कर सकता है। और अ पार्टनर, अरे भाई वरना अगर समझो ये नहीं डाला होता तो इसका मतलब तो ये होगा ना, हम सीए लोग पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं बना सकते, क्योंकि शेयरिंग तो मना कर दिया है। इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि पार्टनर के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकता है। तो शक आया भाई ठीक है पार्टनर, पर जो पार्टनर रिटायर हो चुका, तो भाई वो लोग बोला ठीक है भाई रिटायर्ड पार्टनर के साथ भी। फिर हमने बोला भाई जो पार्टनर भाई दुनिया से चल बसा तो उसके लीगल है, अच्छा तो बोला भाई उसके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर सकते हो। तो क्या बोला भाई, मेंबर के साथ, पार्टनर के साथ, रिटायर्ड पार्टनर के साथ और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर के साथ शेयरिंग कर सकते हो। और क्या, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, क्या मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और विद सच अदर पर्संस हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, क्या हैविंग प्रिस्क्राइब्ड qualifications for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India. Yes, Tokyo. What do you want to ask? Professor, who are members of other professional body and who are persons having prescribed qualifications, Professor? Yes, Tokyo. I understand. I know I have not explained you who are the members of the professional bodies and who are such other person having prescribed qualifications, Tokyo. Yes, Tokyo, मैं भगा नहीं रहा हूँ, मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस वो समझाने वाला था Tokyo। अरे हाँ भाई वो समझाया नहीं है, इसलिए तो एस्टेरिक मार्क करके रखा है। समझा रहा हूँ कि भाई कौन होते हैं members of professional bodies and members having prescribed qualification। उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेशन 53A। आपको याद हो तो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था क्या होता है सीए एक्ट, सीए रेगुलेशंस 1988। तो ये जो रेगुलेशन 53A आया है वो सीए रेगुलेशंस 1988 में से आया हुआ है। तो हम साथ साथ सीए एक्ट के साथ उसके रेगुलेशन भी कर रहे हैं। तो भाई कौन है मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, अगर तुम इस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो तो उसके साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो भाई 5 ऐसी प्रोफेशनल बॉडी दी है। कितनी ऐसी प्रोफेशनल बॉडी दी है? 5। आईसीएसआई, अरे पता है हमको, हमारा भाई एकदम कट्टर कंपटीशन। फिर आईसीडब्ल्यूआई, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। ये 5 ऐसी भाई प्रोफेशनल बॉडी है कि अगर तुम उनके मेंबर हो, क्या अगर तुम उनके मेंबर हो तो उनके साथ शेयरिंग पॉसिबल है। बताओ आईसीएसआई का मेंबर कौन होता है? सीएस। आईसीडब्ल्यूए का मेंबर कौन होता है? भाई सीएमए सीडब्ल्यूए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन होता है? भाई एक लॉयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का कौन होता है? भाई एक बैचलर इन आर्किटेक्ट। और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज का कौन होता है? भाई एक एक्चुअल साइंटिस्ट। ठीक है, तो अगर तुम इस 5 प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम उसके साथ शेयरिंग कर सकते हो। अब नाउ हु आर द पर्संस हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, वो भी 53A में लिखा है। यहां पे हमने क्या बोला था, कितने? 5। याद रखना, इनफैक्ट लिख भी लेना, इट विल गेट वेरी इजियर फॉर टू रिकलेक्ट। 5 ऐसी प्रोफेशनल बॉडी थी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है? 8 ऐसे लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं? 8 ऐसे लोग हैं। इनफैक्ट 8 में से 5 तो कौन है पता है? ऊपर वाली प्रोफेशनल बॉडी के ही मेंबर्स है। देखो सबसे पहले कौन है? सीएस, अरे है आईसीएसआई का मेंबर। सीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूएस है। फिर बाद में देखो बैचलर इन लॉ, अरे बैचलर इन लॉ आ गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। फिर बैचलर इन आर्किटेक्चर आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से। फिर बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज में से आ गया यहाँ पे हमारा एक्चुअरी। ये हो गए हमारे 5 वही प्रोफेशनल बॉडीज के क्या मेंबर। अब उसको छोड़ के और 3 कौन है? सबसे पहले कौन है भाई? बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीई। कौन है? बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर है बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। क्या है? बैचलर इन टेक्नोलॉजी। और तीसरा आता है एमबीए। तो ऊपर वाले 5 के मेंबर्स को छोड़ के एक आया बैचलर इन इंजीनियरिंग, फिर आया एक बैचलर इन टेक्नोलॉजी और तीसरा आया एमबीए। ये 5 ऐसे, ये 8 ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी तुम शेयरिंग कर सकते हो। क्या? जिसके साथ भी तुम शेयरिंग कर सकते हो। अब थोड़ा अगर हम इसको और इन डिटेल जाए,
क्या थोड़ा और इन डिटेल मैं इसके साथ कंपनीज एक्ट को कोरिलेट कर रहा हूं। हाँ मैं जानता हूं भाई फाइनल लेवल में अब तक हमने कंपनीज एक्ट नहीं शुरू किया, आज तो हमारा पहला लेक्चर है, पर इंटर में तो करके आए हो एंड आई अज्यूम उसी के बदौलत तो फाइनल तक पहुंचे हो कंपनीज एक्ट के। तो भाई वहां पे एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते थे 141(1) में, हम वहां पे क्या बोलते थे कि भाई कौन बन सकता है, हु इज एलिजिबल टू बी एन ऑडिटर। तो वहां पे हमको क्या बोलते थे भाई, सीए प्लस क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सीओपी। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, तो तुम्हारे मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सीए प्लस सीओपी। क्या मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सीए प्लस सीओपी। अब मेरे को दिमाग लगा के यहां पे बताओ, जब तुमको बोला गया है कि तुम ये 8 लोगों को छोड़ के किसी और के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो मेरे को बताओ ये 8 लोगों को छोड़ के तुम किसी और को पार्टनर भी बना पाओगे? अरे क्या ये 8 लोगों को छोड़ के तुम किसी और को पार्टनर भी बना पाओगे? नाउ लेट अस अज्यूम के समझो सीए पीयूष गोयल जी, क्या सीए पीयूष गोयल जी, ही इज अ सीए प्लस सीओपी, लेट अस अज्यूम, ठीक है, सीए प्लस सीओपी, वो एक पार्टनर है। फिर बाद में आपने सीए कुमार मंगलम बिरला जी है, वो भी सीए प्लस सीओपी है, जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, तो वो पार्टनर है। उन्होंने तीसरा पार्टनर किसको ले लिया पता है, दिशा पत्नी को। किसको ले लिया, दिशा पत्नी को। और दिशा पत्नी ठहरी क्या, बीकॉम। अरे दिशा पत्नी ठहरी क्या, बीकॉम। तो अगर हम कंपनीज एक्ट को देखने जाए तो मेजॉरिटी पार्टनर्स आर सीए प्लस सीओपी। अरे सीए पीयूष गोयल जी और सीए कुमार मंगलम बिरला, पर लेकिन उनकी नजर जिस पे बड़ी बीकॉम दिशा पत्नी, वो नहीं है ना सीए प्लस सीओपी। तो कंपनीज एक्ट तो चलाता है, बट अगर अब हम सीए एक्ट 1949 की बात करें, तो अब मेरे को बताओ ये जो 8 बात की बात कर रही है, जिसके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, उसमें कहीं पे भी बीकॉम आया क्या? अरे बीकॉम आईसीआई कहता है एरा गैरा है, ये एरा गैरा नत्तू गैरा के साथ हम शेयरिंग या पार्टनरशिप करेंगे नहीं, समझ रहे हो? तो ये 8 में देखो इनफैक्ट बीई और बीटेक को डाल दिया, पर बीकॉम को डाला गया नहीं है। तो तुम बीकॉम वाले के साथ शेयरिंग कर पाओगे नहीं, पार्टनरशिप कर पाओगे नहीं। इनफैक्ट पार्टनरशिप के लिए हम आगे एक और क्लॉज भी देखेंगे, बट ये आपके ध्यान में होना चाहिए था कि क्या डिफरेंट है, ठीक है? तो इन लोगों के साथ हम कर सकते नहीं है, शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नाउ बिफोर यू मूव अहेड, तो आगे बढ़ने के पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, क्लॉज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, ट्राई करो बिना देखे बोलने की, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन a member of the institute, a partner, a retired partner, legal representative of deceased partner, member having other from professional bodies with such other persons having prescribed qualification for the purpose of rendering such professional services from the time to time in or outside India। हमने देखा भाई कौन है प्रोफेशनल बॉडी, 5 प्रोफेशनल बॉडी थी एज पर रेगुलेशन 53A एंड पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन 8 थे। अब ये जो रेगुलेशन नंबर है, काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, सर ये रेगुलेशन नंबर लिखने का, अरे हम लिखेंगे। अरे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो किसी ने आके तुमको बोला कि भाई कल देख मैं तेरे को पार्टी दूंगा, कल तेरे को पिज्जा का ट्रीट दूंगा, तो यार तू क्या उसका नाम भूल जाएगा क्या, बहुत कष्ट लेना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे भी ये चीज हमको किसने बोली है, रेगुलेशन 53A। नाउ वी आर फाइनल स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, वी आर नॉट इंटर लेवल स्टूडेंट्स। तो ये जो भी रेगुलेशन के नंबर्स है हम कोट करके आएंगे, ठीक है? तो प्लीज उसके ऊपर कोई डाउट पूछना मत। अब हमको ना इंस्टीट्यूट ने थोड़े एक्सेप्शंस दिए हैं, टू बी प्रिसाइज 3 एक्सेप्शन दिए हैं। कितने एक्सेप्शन दिए हैं, 3 एक्सेप्शन दिए हैं। तो भाई 3 ऐसे सिनेरियोज में तुम शेयरिंग कर सकते हो किसी और के साथ भी। सबसे पहला एक्सेप्शन है भाई अगर समझो एक विडो है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड पार्टनर के, क्या है भाई, एक विडो है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टनर के। भाई अगर आपको याद हो 12th स्टैंडर्ड में हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था, जो मेजॉरिटी लोग ने तो ऑप्शन में छोड़ा था क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। अगर आपको याद हो तो हम है ना भाई एक पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट ढूंढते थे और वो पैसा वो प्रॉफिट जाता किसको था, याद है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय लीगल हेयर हम वहां पे लिख के आते थे। हाँ तो भाई वैसे ही सीए फर्म में भी अगर समझो एक पार्टनर चल बसा
तो उस साल का जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसके विडो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डीड में वो लिखा हुआ है, जो उनका पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसमें वो लिखा हुआ है, तो यस हम शेयर कर सकते हैं। तो देखो विडो और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हमने वहीं पे आगे क्लॉज में ही बोल दिया था, पर लेकिन इसको बहुत वापस क्लैरिफाई किया गया है कि उसके साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही काफी बार गवर्नमेंट के काफी सारे स्टैट्यूट्स हमको कहते हैं कि जो भी फीस आपको आती है उसमें से 1% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी फीस में से 1% किसको देना पड़ता है एज अ फी? गवर्नमेंट को। तो भाई गवर्नमेंट बताओ कहीं पे भी कवर हुआ क्या? इज ही मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट? कहीं प्रोफेशनल बॉडी में था क्या? नहीं। बट लेकिन अगर कोई ऐसा स्टैट्यूट है तो हमको गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तीसरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसी के ऊपर आते हैं। अगर समझो एक सोल प्रोप्राइटर है, क्या है भाई? एक सोल प्रोप्राइटर, और भाई भगवान को प्यारे हो गए, पर उसने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई थी इतने सालों में। क्या कमाई थी? बहुत ज्यादा इज्जत, मतलब गुडविल कमाई थी, बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन था। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं कहता हूं कि ईश्वर एंड कंपनी, क्या था भाई? ईश्वर एंड कंपनी, तो भाई बहुत ज्यादा रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, पर अब भगवान को, ईश्वर को ही ईश्वर क्या हो गए हैं? प्यारे हो गए हैं। तो अब उसकी वाइफ मतलब उसकी विडो और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर सकते हैं? उसकी फर्म की गुडविल किसी और को बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसकी फर्म की गुडविल किसी और को बेच सकते हैं। यस, ये बेच सकते हैं, इट इज पॉसिबल। बट लेकिन दो चीज हो सकती है इसमें कि भाई जब ये हम करने आए तो इट इज अ नॉर्मल केस या तो इट इज अ डिस्प्यूटेड केस। क्या? इट इज अ डिस्प्यूटेड केस, मतलब भाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मान गए कि ठीक है, समझो ईश्वर के दो बेटे थे। क्या? ईश्वर के दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। कौन थे? रमेश और सुरेश। और बोल दोनों मान गए हैं कि भाई हम 50-50 भाई इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। बट अगर समझो रमेश और सुरेश के बीच मुकेश और अनिल के जैसा झगड़ा है कि नहीं किसको कितनी जायदाद मिलेगी, तो वो केस क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड केस। क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड केस। तो इन केस ऑफ अ नॉर्मल केस, क्या? इन केस ऑफ अ नॉर्मल केस अब ये बेच सकते हैं। ठीक है, फर्म की गुडविल क्या कर सकते हैं? ईश्वर एंड कंपनी की गुडविल वो लोग बेच सकते हैं, पर आईसीएआई की परमिशन लगेगी। क्या लगेगी? आईसीएआई की परमिशन जो लेनी पड़ेगी ईश्वर के डेथ के 1 साल के अंदर। क्या? जो लेनी पड़ेगी ईश्वर के डेथ के 1 साल के अंदर। ठीक है, तो भाई आईसीआई की परमिशन ली जाएगी डेथ के 1 साल के अंदर। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? ये जो नाम है उसको 1 साल के लिए अबेयंस में रखेगा। क्या बोला? अबेयंस मतलब क्या? वो नाम को साइड में रखेगा। अब देखो, ईश्वर एक कॉमन नाम है। अरे इंडिया में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे शायद जिसका नाम ईश्वर होगा। अरे हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। तो एक बंदा ईश्वर एंड कंपनी यूज कर रहा था। अब अगर दूसरा कोई ईश्वर है, समझो ईश्वर मेहता है, तो वो सेम ईश्वर एंड कंपनी यूज नहीं कर सकता। उसका फॉर्म नेम शायद क्या होगा? ईश्वर मेहता एंड कंपनी, या शायद किसी का ईश्वर एंड एसोसिएट। तो ईश्वर एंड कंपनी तो एक ही होगा। तो अब आईसीआई को पता चला कि ईश्वर तो भगवान को प्यारे हो गए, तो कोई और ईश्वर जो इंडिया में है वो अब ईश्वर एंड कंपनी यूज कर सकता है। तो आईसीएआई क्या बोलेगा कि ये जो ईश्वर एंड कंपनी नाम है ना, इसको अबेयंस में रखो, मतलब 1 साल तक ये नाम कोई और यूज नहीं कर पाएगा। क्या? ये नाम कोई और यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, 1 साल के अंदर अगर ये गुडविल बेचना चाहे तो वेरी गुड, बट अगर 1 साल के अंदर इसकी गुडविल नहीं बिकी तो ये ईश्वर एंड कंपनी फर्म नेम विल बी अवेलेबल। कोई और ईश्वर आके अगर ये फर्म नेम क्लेम करना चाहता है तो आके कर सकता है, पर 1 साल तक नहीं। तो 1 साल के लिए नाम को किधर रख दिया भाई? अबेयंस में रख दिया। ठीक है, तो ये क्या था? नॉर्मल केस। अब इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड, मतलब जहां पे क्या हो रहा है भाई? रमेश और सुरेश की अनिल और मुकेश की तरह भाई लड़ाई हो रही है कि ये ईश्वर एंड कंपनी की गुडविल किसकी? भाई रमेश बोलता है नहीं मेरे को ये जायदाद मिलनी चाहिए, सुरेश बोलता है मेरे को। अब ये सब में आईसीएआई की परमिशन कैसे लेंगे? तो इस केस में आईसीआई कहता है कि ईश्वर को भगवान के प्यारे हुए उसके 1 साल के अंदर एटलीस्ट आके हमको डिस्प्यूट बताओ। क्या? आके एटलीस्ट हमको क्या करो? डिस्प्यूट बताओ। तो इंटीमेशन ऑफ डिस्प्यूट टू बी रिसीव्ड बाय आईसीएआई विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ।
तो यहाँ पे हमको सिर्फ इंटीमेशन देना है कि भाई हमारे बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट, मतलब ऐसा ही क्या नहीं, कोई लीगल कोर्ट केस होना चाहिए, घर पे झगड़ा चल रहा है ना, इंस्टीट्यूट उसको डिस्प्यूट मानेगा नहीं, वरना इसका मिसयूज होगा ना, डिस्प्यूट के नाम पे 1 साल का 2 साल खींच लेंगे पब्लिक। इसलिए जब इंटीमेशन देंगे तो डिस्प्यूट के लिए भी लीगल पेपर्स देने पड़ेंगे कि भाई देखो इसके ऊपर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो 1 साल के डेथ के अंदर इंस्टीट्यूट को क्या दे दिया जाएगा, इंटीमेशन फॉर डिस्प्यूट। अब इंस्टीट्यूट इस केस में भी उसका फर्म का नाम किधर रखेगा, अबेयंस में रखेगा। कहां पे रखेगा, अबेयंस में रखेगा। बट 1 साल कहां से शुरू होगा पता है, फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। क्या, फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। लेट अस अज्यूम कि फॉर एग्जांपल ईश्वर जी, लेट अस अज्यूम भाई 1 जून को भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है, 1 जून को भगवान को प्यारे हो गए, तो 1 साल तो कब खत्म होगा भाई, 1 जून 21 पर। लेकिन अगर डिस्प्यूटेड था, ठीक है, डिस्प्यूटेड था और डिस्प्यूटेड लेट अस अज्यूम समझो 1 सितंबर 2022 को खत्म होता है, तो 1 सितंबर 22 से एक और साल, मतलब 1 सितंबर 23 तक, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट से 1 साल तक उसका नाम कहां पे रखेगा, इंस्टीट्यूट अबेयंस में रखेगा, ठीक है। तब तक कोई और ये नाम क्लेम नहीं कर सकता। बट 1 सितंबर 23 तक अगर ईश्वर एंड कंपनी की गुडविल नहीं बेची गई तो कोई और ईश्वर है जो भाई एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ए प्रैक्टिस है, तो वो ईश्वर एंड कंपनी फर्म नेम क्लेम कर सकता है और उसमें प्रैक्टिस कर सकता है। पर ये सारी चीज में ना भाई मुद्दे की बात कौन सी याद रखनी है, सबसे पहला हमको क्या देखना है कि भाई जो परचेजर है ना, जो परचेजर वो क्या होना चाहिए, वो एक सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस, मतलब एरा गैरा मत्तू गैरा किसी और को हम बेच सकते हैं नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ना वो 5 प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर भी नहीं आते हैं, ना ही तो पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के 8 लोग भी। हम ये बेच सिर्फ किसको सकते हैं, एक सीए, और वो भी क्या होना चाहिए, इन प्रैक्टिस। सिर्फ सीए इन सर्विस होगा तो भी चलेगा नहीं। साथ ही साथ गुडविल बेचा ना तो एक साथ खो गया, लम सम अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लम सम। ऐसा नहीं कि एक काम कर भाई ये ले 50 लाख रुपया गुडविल दे, फिर हर साल जो हमारा रेवेन्यू आएगा ना उसका 10% नहीं। नो फ्यूचर शेयर। क्या बोला भाई, नो फ्यूचर शेयर। क्यों नो फ्यूचर शेयर, क्योंकि अगर समझो फ्यूचर शेयर दे दिया, समझो ये ईश्वर एंड कंपनी का टाइटल लेट्स अस अज्यूम भगवान ने खरीदा। किसने खरीदा भाई, मिस्टर भगवान ने। अब ये जो मिस्टर भगवान है, ईश्वर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हिस्सा देंगे तो मेरे को बताओ क्लॉज 2 में वो खुद ही क्या हो जाएंगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या उनके साथ वो शेयरिंग कर सकते हैं, नहीं। तो ध्यान रखना है फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में कोई भी शेयर दिया जाएगा नहीं, जो गुडविल है उसका एक लमसम पेमेंट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ भाई क्या लेना है, आईसीएआई का परमिशन, ठीक है, परमिशन ऑफ काउंसिल, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुके हैं। पर परमिशन लिए बिना ये सारी चीज कंप्लाई भी की, बट परमिशन नहीं ली थी तो चलेगा नहीं। क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, ठीक है। ये क्या था, सेल ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल भी अच्छे खासे आए हैं। सो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। भाई फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, द रीजन आई एम गिविंग यू क्लॉज बाय क्लॉज, तो हम वो क्लॉज को अच्छे से समझ सके। एंड काफी बार मैंने देखा है कि यार इतने क्लॉज होने के बाद जब स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं थोड़ी चीज रह जाती है तो वो लोग क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में इनफैक्ट पूरे सीए फाइनल लेवल पे केस स्टडी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई प्लीज ये केस स्टडीज के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, प्लीज 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 ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सीए ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी फॉर परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, agreeing to pay interest at the rate of 6% per annum and 10% of his gross professional receipt till the loan is repaid। भाई देखो ब्याज तो 6% दिया, पर साथ ही साथ भाई साहब ने सीए बुद्धि बढ़िया बुद्धि लगा के क्या कर दिया कि भाई ठीक है ब्याज 6% ही ले 8 के बदले, पर 10% जा मेरी ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीट में से लेके जाना। अब बताओ क्या ये सही है? क्या बैंक मेरा पार्टनर है? क्या वो सीए है? क्या एक मेंबर इन प्रैक्टिस है? क्या रिटायर्ड पार्टनर है? मेरे को बताओ क्या प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है? पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है? कैसे शेयर कर सकते हैं? ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ये सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के
A practicing chartered accountant gave 50% of the audit fees received by him to L, who was not a chartered accountant under the nomenclature of office allowance, and such arrangement continued for number of years. मतलब अभी यहाँ पे वापस सी है ना, तो अपना बुद्धि तो एक लेवल आगे चलता है. तो अब एल को दिया 50%, जो काम लेके आया उसका 50% दिया, पर कमीशन के नाम पे नहीं दिया. कौन से नाम पे दिया? ऑफिस अलाउंस के नाम पे दिया. अरे भाई नॉमेनक्लेचर तुम कुछ भी करो, कोई भी वर्ड टर्म यूज कर लो, पर हमको क्या बोला है? वेदर यू पे और अलाउ और अग्री टू पे अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी पे किया यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो बस तुम अगर सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर दोगे तो क्या आईसीएआई आपको बख्श देगा? नहीं, आईसीएआई आपको बख्शेगा नहीं. तो मिस्टर के विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4. नाउ दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. एक रिक्वेस्ट है भाई, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ना, एक बार खुद आप भी आंसर सोचो और मैच करो, क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. तो थोड़ा सा अप्लाई योर ब्रेन्स एज वेल. क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर एक्स who passed his CA examination of ICAI on 18th July 2018 started his practice from 15th August. आजादी के दिन भाई ने अपनी practicing firm शुरू कर दी. On 16th August, one female candidate approached him for articleship. In addition to monthly stipend, Mr. X also offered her 1% of profits of his CA firm. मतलब स्टाइपेंड के साथ साथ 1% प्रॉफिट दे दिया उसके सीए फर्म का. She agreed to take both 1% of the profit of the CA firm and stipend as per the rate prescribed by ICAI. The Institute of Chartered Accountants of India, मतलब हमारे माई बाप ने, हमारे कृष्ण भगवान ने एक लेटर भेजा मिस्टर एक्स को ऑब्जेक्टिंग फॉर पेमेंट ऑफ 1%. तो एक्स ने एकदम भावुक से एकदम शक्ल बनाई और लाचार सी शक्ल बनाते हुए आईसीआई को रिप्लाई किया कि आईसीएआई that he is paid 1% of the profit over and above the stipend to help article clerk as financial position of the article clerk is weak. तो उन्हें बोला भाई देखो मैं तो ये इसलिए दे रहा हूं कि मैं इस बेचारी आर्टिकल क्लर्क की मदद करना चाहता हूं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? वीक है. अब मेरे को बताओ ऐसे लाचार से चेहरे बना के आईसीआई तुमको बख्श देगा? क्या वो हमारी मम्मी है? क्या इतनी भावुक होकर हमको छोड़ देने वाली है? नहीं भाई, ये तो गलत है. मिस्टर एक्स, यहाँ पे हमको पूछा क्या जा रहा है? इज मिस्टर एक्स लायबल टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? डेफिनेटली यस, ही इज लायबल टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्योंकि उसने शेयर किया अपनी फीस, भले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक थी, ऐसे तो दे सकते नहीं है. ठीक है, तो आंसर देखते हैं. मिस्टर एक्स विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2. ठीक है, क्योंकि ना तो वो आर्टिकल सीए इन प्रैक्टिस है, ना तो वो पार्टनर है, ना तो फिर भाई वो हमारे एम्प्लॉय है, तो हम उसके साथ ये चीज शेयर कर सकते नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ये सेम क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुए, बट दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. वेरी इजी, पार्ट्स आपके पॉकेट में होंगे. आगे क्वेश्चन नंबर 5. A chartered accountant who was in practice since last 20 years died in a road accident. ठीक है, 20 साल से प्रैक्टिस में थे, रोड एक्सीडेंट में चल बसे. His widow sold the practice to another CA in practice for 30 lakh rupees. The price also included the right to use the firm name. मतलब भाई यहाँ पे बेच दिया पर right to use the firm name दे दिया गया. अब बताओ ये चलेगा? यस, डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि भाई देखो हम बेच सकते हैं. थोड़ा रिवाइज करते हैं. आंसर डिस्कस करने के पहले हमने क्या बोला था? नॉर्मल केस, डिस्प्यूटेड केस. नॉर्मल केस में आईसीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ, और आईसीआई वो नाम 1 साल तक कहां पे रखेगा? अबेयंस में रखेगा. ठीक है, पर साथ ही साथ हमको क्या बोला था भाई, क्या करना पड़ेगा नॉर्मल केस में? परमिशन लेनी पड़ेगी. परचेज कंसिडरेशन पूरा आना चाहिए, एक लमसम फ्यूचर में शेयर होगा नहीं. ये बेच किसको सकते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को. तो भाई यहाँ पे अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बेचा है. एक लमसम पेमेंट भी आया है 30 लाख का. सिर्फ क्वेश्चन में मिसिंग क्या है कि भाई परमिशन ली है कि नहीं ली है. तो हम यहाँ पे आंसर जब लिखेंगे, देखो छोटी से छोटी चीज, हम फाइनल लेवल पे है, सो हमको एकदम माइन्यूटली, और वैसे भी हम ऑडिटर्स है भाई, तो माइन्यूटली हमारा पेपर में हमको सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे कि सब कुछ ठीक है, पर क्या देखना पड़ेगा कि भाई परमिशन ली है कि नहीं है. ठीक है, तो विडो ऑफ द डिसीज मेंबर कैन सेल द गुडविल
provided the sale is completed within 1 year from the death of member and परमिशन ऑफ ICI ऑब्टेन। तो 1 ईयर के अंदर हुआ उसकी भी इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है। तो अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे मिसकंडक्ट है, हम क्या लिख देंगे, प्रोवाइडेड। तब जाके एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपको ये प्रोविजन बहुत ज्यादा अच्छे से आती है। तो भाई जब भी हम आंसर लिखते हैं, हमारा एक फॉर्मेट जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा क्लॉज 3 हो जाता है तो वही फॉर्मेट में लिखेंगे। तो वहां पे हम लास्ट में लिख के आ जाएंगे प्रोवाइडेड। सो एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स, क्या एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमारा क्लॉज 2 खत्म होता है और यहीं पे हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में क्लॉज 3 के साथ। पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स, प्लीज अब तक जितना हुआ उसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए, फिर ही आगे बढ़े। भाई क्लासरूम सिनेरियो में तो मैं इसके आगे बढ़ता ही नहीं जब तक पूरा क्लास आंसर नहीं देता, पर यहाँ पे ये आपकी जिम्मेदारी है और प्लीज 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 मेरा भरोसा ना तोड़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर आपको रिवाइज करवाऊंगा, पर मजा कब आएगा जब आप भी रट के आए हुए हो और मेरे साथ आप भी बिना देखे बोल रहे हो, तब मजा आएगा और तब बोल पाएंगे कि हाँ हमारा ऑडिट खत्म हो चुका है अच्छी तरह से। सिर्फ लेक्चर देख के नहीं, हमारा खुद का भी ऑडिट प्रिपेयर हो चुका है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।